नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली एडिटोरियल एनालिसिस 20 जुलाई 2021। दोस्तों, जैसे हर्षित सर ने आपको बताया, आज एडिटोरियल एनालिसिस मैं करूंगा। हर्षित सर का कुछ ज़रूरी काम आ गया, आपको एक वीडियो बना के सर ने बताया भी था। तो देखिए, मैं पहली बार एडिटोरियल एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो रहा है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई भी टॉपिक, मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक अलग सा वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूँगा और थोड़ा रिसर्च करके। अब देखिए क्या है ना, सुबह एडिटोरियल आता है, इतना ही टाइम मिला है मुझे, तो ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च में कर नहीं पाया। जितना मुझे समझ में आया वो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए, आज 3 टॉपिक्स है एडिटोरियल में। एक तो द क्राइसिस अहेड फ्रॉम लर्निंग लॉस टू रिजम्पशन, ये आर रामानुजम साहब ने लिखा है, जो एक फैकल्टी थे इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस चेन्नई में। ये बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस जो हो रहे हैं आजकल कोविड पैंडेमिक की वजह से, और जो लर्निंग लॉस हो रहा है बच्चों को, उसके बारे में एक आर्टिकल है। दूसरा है इजिप्ट टेक सेंटर स्टेज इन वेस्ट एशियन अफेयर्स। वेस्ट एशिया में इजिप्ट एक की कंट्री बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ये हमें नज़र आ रहा है कि इजिप्ट का जो डिप्लोमेसी है उसकी वजह से इजिप्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हुए नज़र आ रहा है। उसके बारे में एक आर्टिकल है, वो हम एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा। इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में वेरी इंपॉर्टेंट है वो। तीसरा है सर्वेलेंस रिफॉर्म इज द नीड ऑफ द आवर। ये तो जो पेगासस स्पाईवेयर वाले इश्यू है उसी के बारे में है। गवर्नमेंट को क्या कर लेना चाहिए, जो सर्वेलेंस रिफॉर्म कैसे कैसे होना चाहिए, लोगों की जो डाटा प्रोटेक्शन है, फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन है, वो सब के बारे में। वैसे पेगासस स्पाईवेयर के बारे में हर्षित सर ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, मैं तो रेकमेंड करूँगा आप वो ज़रूर देख लीजिए, आपको चीज़ें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इस टॉपिक में भी जो ऑथर का व्यूज़ है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले द क्राइसिस अहेड फ्रॉम लर्निंग लॉस टू रिजम्पशन। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऑथर ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बताया हुआ है। हमारे देश में जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है उसमें क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स है, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा है। दूसरा ये बताया है कि एक सर्वे हुआ था ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रहा है उसके ऊपर, तो कितनी इफेक्टिव है ऑनलाइन एजुकेशन, उसके बारे में बताया है। तीसरा ये बताया कि इंटरनेशनली, मतलब दूसरे कंट्रीज में जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक तो एक ग्लोबल पैंडेमिक है ना, केवल इंडिया में स्कूल्स बंद नहीं हुआ है, काफ़ी सारे कंट्रीज में स्कूल्स बंद है, तो उधर भी ऐसे ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। पर उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लाया है इफेक्टिवली इस क्लासेस कंडक्ट कराने में, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारे देश में करीब 16 महीने से स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद है। इतने लंबे समय के लिए पहली बार देश में ऐसा एक क्लोजर हो रहा है। अब स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने ऑनलाइन एजुकेशन तो शुरू किया है, पर इसके ऊपर भी कंस्ट्रेंट्स हैं। मैक्सिमम तो आपको पता ही है, एक तो लैक ऑफ कनेक्टिविटी है एंड लैक ऑफ एक्सेस टू ई डिवाइसेस है। सबसे ज़्यादा एफेक्ट किसको हुआ होगा? पूरेस्ट सेक्शन ऑफ और सोसाइटी को, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है या टैबलेट्स नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेस करने के लिए। एंड पूरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जहाँ रहता है मैक्सिमम तो रूरल एरियाज़ में रहता है। इंडिया में ऐसे कई जगह है जहाँ 4G नहीं है, 3G नहीं है, एंड मैक्सिमम लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स को लेके। तो ऑनलाइन एजुकेशन तो अच्छी तरह चल रहा है, पर एक्सेस नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स का सबसे ज़्यादा फोकस रहा था सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर। प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर इतना फोकस नहीं किया था, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन ऐसा है, घर में जो पेरेंट्स है वो भी पढ़ा सकता है, पर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा फोकस किया था। पर ड्यू टू लैक ऑफ कनेक्टिविटी एज वेल एज लैक ऑफ एक्सेस टू ई डिवाइसेस, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन हैड एक्सेस। अभी ये कंडीशन थोड़ा इंप्रूव हुआ है, फिर भी 100% एक्सेस गवर्नमेंट इंश्योर नहीं कर पाया है, ठीक है। अब ये सब प्रॉब्लम की वजह से देयर इज सम अर्जेंसी इन द कॉल्स वी हियर टू रीओपन स्कूल्स। काफ़ी लोग ये बोल रहा है कि जल्दी स्कूल्स को रीओपन करो, पर गवर्नमेंट ऐसे करेगा क्या? नहीं करेगा। जब तक कोरोना वायरस 100% टैकल नहीं होता है तब तक स्कूल्स रीओपन करने का सवाल ही नहीं उठता। पर देखिए, अगर स्कूल्स को एक बार कोरोना वायरस पूरा टैकल हो जाए, सोच लो स्कूल्स को रीओपन करना भी है, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर देयर रिसम्पशन? विल इट बी मेयरली बिजनेस एज यूजुअल? ये सवाल उठता है। देखिए, सवाल ये है दोस्तों, जो बच्चे मार्च 2020 में 4th ग्रेड पास आउट हुआ होगा, उन्होंने 5th ग्रेड तो देखा ही नहीं, स्कूल में गया ही नहीं। अब जैसे रीओपन होगा वो सीधा 6th में चला जाएगा। अब ये गैप जो है, 5th क्लास का जो गैप है, उसको कैसे एड्रेस करेंगे? इसके लिए भी कुछ प्लान्स बनाना होगा ना, कुछ ब्रिज कोर्सेज कंडक्ट कराना होगा, मतलब ये गैप को फुलफिल करने के लिए। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे।
अब दोस्तों सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या था? लैक ऑफ कनेक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सेस टू ई डिवाइसेस, जो सबसे ज्यादा चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अफेक्ट किया था। दूसरा प्रॉब्लम यह है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखिए ऑनलाइन क्लासरूम्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्टडीज ने यह बोला परसेंटेज ऑफ टीचर्स इन द कंट्री कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इज वेरी स्मॉल। ऑल ऑफ ए सडन जब फिजिकल क्लासरूम से ऑनलाइन क्लासरूम में कन्वर्ट हो गया, काफ़ी टीचर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैसे हैंडल करना है ये नहीं आ रहा था। जैसे जूम हो गया, स्काइप हो गया, गूगल मीट हो गया, ये सब का बेसिक नॉलेज तो चाहिए ना। और एक प्रॉब्लम यह था कि एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइडेड बाय देम हैज आल्सो बीन मियर रिप्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज यूज्ड इन ए फिजिकल क्लासरूम। देखिए कुछ टीचर्स ने क्या किया, जैसे वो फिजिकल क्लासरूम में पढ़ाते थे वैसे ही ऑनलाइन क्लासरूम में पढ़ाने लग गया। ये होगा क्या? देखिए फिजिकल क्लासरूम इंटरेक्टिव है, बच्चे सामने बैठे हैं, बस पढ़ाना है। पर ऑनलाइन क्लासरूम में अगर आप फिजिकल क्लासरूम में जैसे पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाओगे तो ये होगा नहीं। और जो स्टडी मटेरियल्स वो यूज़ करते थे वो सेम था। अब देखिए ऑनलाइन क्लासरूम्स के लिए आपको पीपीटीज बनाना पड़ेगा, एनिमेशंस डालना पड़ेगा, बच्चों को अच्छी तरह समझाने के लिए पिक्चर्स डालना पड़ेगा, वो सब नहीं हो पा रहा था। जैसे वो फिजिकल क्लासरूम में पढ़ाते थे वैसे ही ऑनलाइन क्लासरूम में पढ़ाने लग गया। तो ऑल दिस रिजल्टेड इन लर्निंग लॉस। तो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग लॉस हुआ है बच्चों में। अब देखिए कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में क्या हुआ है। हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में जहाँ इतने सारे प्रॉब्लम्स है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कनेक्टिविटी में, एक्सेस टू ई डिवाइसेस में, डेवलप कंट्रीज में क्या हुआ? देखिए एक रिसर्च कंडक्ट कराया था कि नेदरलैंड्स में क्या हुआ, 8 से 11 साल के बच्चों में दे मेड लिटिल और नो प्रोग्रेस वाइल लर्निंग फ्रॉम होम। कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुआ। 1 साल जब वो घर में बैठ के पढ़ाई किया, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। अब नेदरलैंड जैसे कंट्री जहां इतना बड़ा लॉकडाउन भी नहीं हुआ था, स्कूल फंडिंग भी अच्छी तरह हो रहा था, एंड ब्रॉडबैंड एक्सेस तो एक्सेलेंट है, ई डिवाइसेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिच कंट्री है, उधर भी 8 से 11 साल के बच्चों में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ। तो इंडिया जैसे कंट्री का क्या हाल होगा? ए लार्ज मल्टी स्टेट स्टडी इन द यूएस रिकॉर्ड्स दैट द पैंडेमिक हैज आल्सो प्रॉम्प्टेड सम स्टूडेंट्स टू लीव द पब्लिक स्कूल सिस्टम ऑल टुगेदर। ठीक है, यूएस में ये हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट्स पब्लिक स्कूल सिस्टम को ही छोड़ दिया पैंडेमिक के चलते, सारे जब ऑनलाइन क्लासरूम्स हो गया, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं था। अब दोस्तों एक स्टडी कंडक्ट कराया गया था भाई अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जनवरी 2021 में। अजीम प्रेमजी विप्रो वाले हैं। इन्होंने जो स्टडी कंडक्ट कराया वो 16,000 बच्चों के ऊपर था। एज ग्रुप था 6 से 11 साल के बीच में, अक्रॉस 5 स्टेट्स। ठीक है, अब ये स्टडी का रिपोर्ट ये बोल रहा है कि 92% ऑफ चिल्ड्रन, उनको स्पेसिफिक लैंग्वेज एबिलिटी नहीं है। अगर आप पिछले साल को कंपेयर करोगे ना, जो लैंग्वेज वो पढ़े थे वो पूरा ये भूल चुका है। अब कुछ नहीं है, अब उनको कुछ मालूम नहीं है। एंड अगर मैथमेटिकल एबिलिटी की बात करें, 82% बच्चों में कोई मैथमेटिकल एबिलिटी नहीं रहा। मतलब मान लीजिए 3rd क्लास में कुछ मैथ्स पढ़ा उन्होंने और 4th क्लास पूरा ऑनलाइन रहा। इसके बाद देखा तो मतलब जनवरी 2021 में देखा तो ये पता चला जो मैथ्स वो पढ़े थे प्रीवियस ईयर वो पूरा भूल चुका है। मतलब एक कंटिन्यूटी नहीं रहा ना, इसकी वजह से। अब एक सवाल उठता है दोस्तों, ये है कि विल ए चाइल्ड हु वाज इन क्लास 4 इन मार्च 2020 एंड डिड नॉट गेट टू अटेंड ए सिंगल क्लास ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2020-21 बी एडमिटेड टू क्लास 6? अब देखिए अगर स्कूल्स रीओपन भी होंगे तो क्या होने वाला है। मार्च 2020 में स्कूल्स बंद हुआ था, तब एक बच्चा 4th क्लास पास आउट हो गया। अब इनका जो 5th क्लास है ये पूरा पैंडेमिक में चला गया, कोई एक क्लास भी नहीं हुआ था। अब 6th क्लास में इनका डायरेक्ट एडमिट होगा 2021 में। अब प्रॉब्लम क्या है, इनका पूरा 5th क्लास चला गया ना, पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाया। अब ये जो गैप है 4th एंड 6th के बीच में, जो 5th क्लास का गैप आ गया, इसको कैसे फुलफिल करेंगे? इसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। ये एक सवाल बनता है। अब दोस्तों ये जो सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, सोचने वाली सवाल है। अब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्या चेक कर लेते हैं, मतलब दूसरे देशों ने क्या किया है। केनिया एक अफ्रीकन कंट्री है, उन्होंने ये डिसाइड किया है टू रिपीट द एंटायर एकेडमिक ईयर। मतलब जो एकेडमिक ईयर बच्चों को लॉस हुआ है उसको रिपीट कराएंगे। फिलीपींस जैसे कंट्री ने ये डिसाइड किया है टू अलो एक्सटेंडेड टाइम फॉर क्लासेस ऑन रिसेप्शन। मतलब जैसे क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगे एक्सटेंडेड टाइम एलोकेट करेंगे, स्पेशल क्लासेस लेंगे। जैसे पहले 10 से 5 था तो 9 से 6 कराएंगे। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे पूरे सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। एंड स्टेट ऑफ ओंटारियो इन कनाडा, इन्होंने क्या डिसाइड किया है टू रिड्यूस एंड सिंथेसाइज द करिकुलम। जो पूरा करिकुलम है, जो पूरा सिलेबस, उसको रिड्यूस करेंगे और बच्चों को थोड़े ही पढ़ाएंगे और जो पढ़ाएंगे वो अच्छी तरह पढ़ाएंगे। ये डिसाइड किया है कनाडा ने। अब एक इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, 1-to-1 ट्यूटरिंग। ये यूनाइटेड किंगडम ने डिसाइड किया है, काफ़ी सारे कंट्रीज ने किया है वैसे।
आप देखिए दिस इज फॉर द मोस्ट डिसएडवांटेज लेनेस। आप देखिए ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, ये तो मैंने बताना ही भूल गया। देखिए मैंने आपको बोला ऑनलाइन क्लासेस में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया में तो उन लोगों के लिए जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ कनेक्टिविटी है। पर दोस्तों इनका क्या जो डिसएडवांटेज लेनेस का, जिनको पढ़ने में दिक्कत है, आप समझ रहे हो ना मैं किन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चों में लर्निंग स्किल्स नहीं होता है, जल्दी पढ़ नहीं पाता है, तो इस तरह की जो ऑनलाइन क्लासेस में जब एक बड़ा सा लोड बैठा है, क्लास ले रहा है, उन बच्चों के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है। तो यूनाइटेड किंगडम ने एक 1-to-1 ट्यूटरिंग करके स्कीम लाया है, जिसमें वो ऐसे डिसएडवांटेज लर्नर्स को पर्सनली मेंटर करेंगे और पढ़ाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक नेशनल ट्यूटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें 350 मिलियन एलोकेट किया है ऑलरेडी। ठीक है, एक बहुत अच्छा प्लान है। उन बच्चों के ऊपर फोकस करेंगे जिनको पढ़ने में दिक्कत है। और इसी तरह घाना, एक अफ्रीकन कंट्री, उन्होंने भी एक नेशनल प्रोग्राम फॉर ट्यूटरिंग अनाउंस किया है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, डिफरेंट स्टेट्स में। इटली में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर वॉलंटियरिंग टू कंडक्ट 1-to-1 क्लासेस। इटली में क्या है, जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं वो वॉलंटियर किया है, जो मिडिल स्कूल में बच्चे हैं उनको और जो पुअर बैकग्राउंड से उनको पर्सनली मेंटरिंग करेंगे, पर्सनली पढ़ाएंगे। अच्छी बात है। तो ये सब दूसरे कंट्रीज का एग्जाम्पल है, जिससे हम इंस्पायर होकर हम भी कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों कुछ और कंट्रीज है कुछ अलग तरीका अपनाना चाहता है, जैसे ब्रिज कोर्सेस है। अब ये ब्रिज कोर्सेस क्या है? देखिए ब्रिज कोर्सेस कुछ नहीं दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा ना क्रैश कोर्सेस या कैप्सूल कोर्सेस, जो आप सुने होंगे, मतलब एक साल का पूरा जो सिलेबस है वो 1 या 2 महीने में आपको पढ़ाएंगे। इसी तरह आपका जो गैप है उसको फुलफिल करने की कोशिश हो रही है। अब वैसे ब्रिज कोर्स का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा ब्रिज कोर्स करके। ब्रिज कोर्स का मतलब वो होता है दोस्तों, जब आप प्री यूनिवर्सिटी लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल में जाते हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो अभी तक आपने जो बेसिक्स पढ़ा होगा उसका थोड़ा सा हाई लेवल में पढ़ेंगे ना यूनिवर्सिटी में। तो ये गैप को फुलफिल करने के लिए कई यूनिवर्सिटीज़ क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर क्लास से पहले ही एक छोटा सा क्रैश कोर्स करवा देते हैं, ये जो आपका गैप है वो फील नहीं होने के लिए। इसी को ब्रिज कोर्स बोलते हैं। पर इधर जो ब्रिज कोर्स जिस कॉन्टेक्स्ट में है वो ये है कि जो एकेडमिक ईयर बच्चों को लूज हुआ होगा उसी को 1 या 2 महीने में हम कंप्लीट करके देंगे। पर कुछ एक्सपर्ट्स जो है इसका अगेंस्ट है। उनका कहना यह है, सच मॉडल्स टेंड टू इग्नोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिपेयरनेस इन चिल्ड्रन। बच्चों की साइकोलॉजिकल प्रिपेयरनेस को अफेक्ट करेगा। मतलब देखिए कहना यह चाह रहा है, देखिए अगर कोई एक एकेडमिक ईयर 1 साल का दिया है, इसका कुछ रीजन है, क्योंकि बच्चों को 1 साल में ही वो पढ़ना है। अगर आप उसको 1 या 2 महीने में कंप्रेस करके पढ़ाओगे ये सही नहीं रहेगा। ठीक है। और कुछ लोग का कहना यह भी है, देयर इज नो सच थिंग एज लर्निंग लॉस। ऐसा कोई लॉस नहीं है। मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कोई लर्निंग लॉस नहीं हुआ है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप इतना बड़ा प्लान कर रहे हो ट्यूटरिंग का, मेंटरिंग का, ब्रिज कोर्सेस का, ठीक है, कुछ सिलेबस कम करने का, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। लर्निंग लॉस कुछ नहीं हुआ है। उनका कहना यह है, स्टूडेंट्स हैव लर्नड ए ग्रेट डील अबाउट लाइफ। उन्होंने इस पैंडेमिक के दौरान लाइफ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, होम इकोनॉमी के बारे में, हेल्थ के बारे में, एंड मच एल्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक दैट कैनॉट बी मेजर्ड बाय स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। मतलब स्कूल में जो पढ़ाते हैं ना, वो इनको ये नहीं सिखाया होगा जो इनको एक ग्लोबल पैंडेमिक ने सिखाया, लाइफ के बारे में, होम इकोनॉमी के बारे में। मतलब बच्चों का क्लास लॉस हुआ तो क्या, बहुत कुछ सीखने को मिला है बच्चों को इस पैंडेमिक के दौरान। ये इनका कहना है दैट लर्निंग शुड बिगिन विद एक्नॉलेजिंग दिस एंड बिल्डिंग ऑन सच इनफॉर्मल लर्निंग। तो इनफॉर्मल लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है, बोला जा रहा है इनफॉर्मल लर्निंग जो हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको अब इग्नोर मत कीजिए और ये लर्निंग लॉस को इतना बड़ा एक इश्यू मत बनाइए। अब दोस्तों फाइनली व्हाट इज द एजेंडा अहेड। देखिए हमने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस किया, लर्निंग लॉस के बारे में, हमारे ऑनलाइन एजुकेशन में जो कंस्ट्रेंट्स है उसके बारे में, दूसरे देश क्या कर रहे हैं उसके बारे में। पर पता है ग्राउंड रियलिटी में क्या होगा? स्कूल्स विल सिंपली रिवर्ट टू बिजनेस एज यूजुअल। स्कूल्स जैसे पैंडेमिक बंद हो जाएंगे, गवर्नमेंट ऑर्डर आ जाएगा स्कूल्स रीओपन करने का, तो वहीं से शुरू करेंगे जहां से उनको करना है। मतलब जो एकेडमिक ईयर बच्चों को लॉस हो गया होगा वो फिर से वो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो वही बोलेंगे हमने ऑनलाइन एजुकेशन दिया है, ऑनलाइन असेसमेंट कराया है, वो काफ़ी है। तो उनका बिजनेस वैसे ही चालू रहेगा और आगे वो विद ए रिड्यूस सिलेबस पढ़ाएगा। ठीक है, यही होने वाला है। अब प्रॉब्लम किसको होगा? चिल्ड्रन हु कैनॉट कीप अप वुड सिंपली बी लेफ्ट बिहाइंड। जो बच्चे ये सिचुएशन से कॉप अप नहीं कर पाएंगे ना, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड, दिस वुड बी ए ग्रेट डिजास्टर। तो उन बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा जो जिनके पास इतना ज़्यादा लर्निंग स्किल्स नहीं है। ठीक है, it is very likely that children from the poorest sections will be the ones who are affected the most by having to raise in accelerated learning programs with no support at home.
देखिए, जैसे स्कूल्स रीओपन होंगे, स्कूल्स वही करेंगे कुछ एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स, मतलब जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, सिलेबस को कभी रिड्यूस करेंगे। तब उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगा जो पोरेस्ट सेक्शंस में है, क्योंकि उनके पास दूसरे कोई इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ने का या ट्यूशन्स जाने का कोई फैसिलिटी नहीं होगा। जो अमीर बच्चे उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, एक तो उनके घर में भी जो होंगे वो भी पढ़े लिखे होंगे और वो पढ़ाएंगे, वो कभी ट्यूशन्स के लिए भेजेंगे, एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जो बच्चे हैं पुअर सेक्शन से, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है जैसे ये रीओपन होगा। ठीक है, अब वे अहेड क्या है दोस्तों? व्हाट वी नीड नाउ इज नथिंग लेस देन ए नेशनल रिजुविनेशन प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। इस टाइम पे हमें एक नेशनल रिजुविनेशन प्रोग्राम चाहिए जिसमें कई सारे वॉलंटियर्स हैं एंगेजिंग इन स्मॉल ग्रुप्स विद चिल्ड्रन फ्रॉम द मोस्ट डिसएडवांटेज सेक्शंस। जितने पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन से जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, पर्सनल मेंटरिंग के लिए, पर्सनल ट्यूशन देने के लिए हमें वॉलंटियर्स चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। एक नेशनल रिजुविनेशन प्रोग्राम लो, जैसे यूके ने किया है, कई सारे कंट्रीज ने किया, जैसे खाना ने किया है, यूनाइटेड स्टेट्स में चल रहा है। तो ऐसा एक नेशनल रिजुविनेशन प्रोग्राम हमारे लिए भी ज़रूरी है। जो बच्चे प्रॉब्लम में है, जो बच्चे के पास इतना फैसिलिटी नहीं है, जो बच्चे ये नया सिस्टम के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे, उनको हेल्प करने के लिए तो गवर्नमेंट का फोकस यही होना चाहिए, ये ऑथर का कहना है। सेकंड एडिटोरियल, इजिप्ट टेक्स सेंटर स्टेज इन वेस्ट एशियन अफेयर्स। ये आर्टिकल लिखा है तलमीज़ अहमद साहब, जो फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर थे सऊदी अरेबिया के लिए, ओमान के लिए एंड यूएई के लिए। इस आर्टिकल में इन्होंने इजिप्ट के बारे में बताया है। इन्होंने ये बताया, इजिप्ट इज ग्रेजुअली बिकमिंग ए की स्टेट इन द वेस्ट एशियन रीजन। वेस्ट एशियन रीजन में इजिप्ट एक इंपॉर्टेंट कंट्री बनते हुए नजर आ रहा है। इनकी जो रिलेशन है दूसरे कंट्रीज के साथ, प्रिसेसली जो वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ एंड कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ काफ़ी अच्छा होता है नजर आ रहा है। और कुछ कंट्रीज के साथ कुछ प्रॉब्लम भी है, वो भी पर बहुत अच्छा सा टैकल करने के पोजिशन में है अभी इजिप्ट। तो इस चीज़ के बारे में हम इधर डिस्कस करेंगे। 11 दिन का इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को नेगोशिएट करवाने में इजिप्ट का जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स है एंड डिप्लोमेट्स है, इनका पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट था। तो आप समझ सकते हो ना, इसराइल पैलेस्टीन जैसे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट को भी नेगोशिएट कर पाया इजिप्शियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, डिप्लोमेट्स ने। और टर्की के साथ इनका जो प्रॉब्लम चल रहा था 2013 से, 2013 में क्या हुआ था? 2013 में इजिप्ट का जो मिलिट्री जनरल था अब्देल फत्ताह अल सीसी, इन्होंने तब के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोर्सी को रिमूव कराया था एक कूप से, और वो खुद प्रेसिडेंट बन गए थे अब्देल फत्ताह अल सीसी। तो इसमें टर्की खुश नहीं थे। टर्की एक मुस्लिम कंट्री है और एक मोहम्मद मोर्सी का एक मुस्लिम गवर्नमेंट था। तो इसको जब जनरल अब्देल फत्ताह अल सीसी ने रिमूव किया था, तो टर्की के साथ इजिप्ट का जो रिलेशन है तब से अच्छा नहीं था, पर अब वो भी अच्छा होते हुए नजर आ रहा है। Egypt, after long years of neglect, has now become active in re-engaging with its neighbors in Africa with substantial economic and defense partnership agreements. जितने इनका नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज या जो अफ्रीकन कंट्रीज के जो रिलेशन है पहले इतना अच्छा नहीं था, पर धीरे धीरे एक एक सब्सटैंशियल इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स, डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स, ये सब करके इनके रिलेशंस बहुत पावरफुल बन रहा है। और धीरे धीरे इजिप्ट जो है वेस्ट एशिया में बोलिए, वेस्ट एशिया और इजिप्ट का जो प्रॉक्सिमिटी है बहुत पास में है, या नॉर्थ अफ्रीका में बोलिए, एक पावरफुल कंट्री बनते हुए नजर आ रहा है। फाइनली इजिप्ट, इराक एंड जॉर्डन अनाउंस्ड इन बैगदाद एट द एंड ऑफ जून दैट ए न्यू ट्राइपार्टेट ग्रुपिंग ऑफ दिस वेस्ट एशियन स्टेट्स हैड बीन सेट अप। इन्होंने एक ट्राइपार्टेट ग्रुपिंग भी बनाया है। कौन कौन है इसमें? इजिप्ट है, इराक है एंड जॉर्डन है, एंड उन्होंने दूसरे कंट्रीज को भी इन्वेट किया है वैसे। तो आप समझ सकते हो ना, इजिप्ट पहले जैसा नहीं रहा अभी। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जिन्होंने भी PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शन ले रखा है, उनके लिए ये पर्टिकुलर आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, आपके नोट्स में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस क्या क्या हुए इजिप्ट में रिसेंटली। एक तो 2013 का जो मिलिट्री कूप के बाद जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके अल सीसी जब प्रेसिडेंट बने थे, तब से लेके अब तक इजिप्ट को बहुत सारा फंडिंग मिला है वेस्ट एशियन कंट्री से। $12 बिलियन का एड पैकेज मिला था सऊदी अरेबिया, UAE एंड कुवैत से। एंड वेस्ट एशियन डिपॉजिट्स वेर सप्लीमेंटेड बाई ग्रांट्स इन 2013-14 फॉर इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वैल्यूड एट अनदर 16 बिलियन। इसके बाद एक 16 बिलियन का एडिशनल ग्रांट्स मिला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम 2015 फाइनली प्रोवाइडेड द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ 14 बिलियन बाई 2018 एंड ग्रोथ रेट ऑफ 5.6% इन 2019। इनकी जो फॉरेक्स है वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है, रिजर्व जो है। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हो इजिप्ट का जो प्रेजेंट कंडीशन है या इनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है काफ़ी इंप्रूव्ड है, काफ़ी डेवलप्ड है। अब दोस्तों इजिप्ट के इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में,
इजिप्ट का जो इंस्ट्रूमेंट है ना रिलेशंस बढ़ाने का, वो कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है, वो है डिप्लोमेसी। बोलते हैं ना दोस्तों, बात करने की तरीका जो है वो बहुत अच्छा है इनका। इसीलिए मैक्सिमम वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ और जो नेबर अफ्रीकन कंट्रीज है या नियर टू नेबर कंट्रीज है, इनके साथ इनके जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है। 2017 में जब कतर ब्लॉकेड हुआ था, कतर ब्लॉकेड आपने सुना होगा, जब सऊदी अरेबिया यूएई जैसे कंट्रीज कतर के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, ब्लॉकेड लगाया था, पर कतर को इतना फर्क नहीं पड़ा था। मैक्सिमम वेस्ट एशियन कंट्रीज कतर को आइसोलेट करने की कोशिश किया, पर कतर को इतना फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इनके पास पैसे थे। अब जिनके पास पैसे उनको कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। इन्होंने डबल पैसे देके दूसरे कंट्री से जितने चीज़ें उनको चाहिए था वो सब इंपोर्ट कराया, कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको। उस टाइम पे भी इजिप्ट ने कतर के साथ इतना एनिमिटी नहीं दिखाया। इजिप्ट एक मिडिल में रहा और दे अलाउड कतारी एलएनजी टू पास थ्रू सुएज कैनाल वेल कतर मेड नो एफोर्ट टू डाइल्यूट इट्स इन्वेस्टमेंट इन इजिप्ट। देखिए इजिप्ट ने क्या किया, कतारी का जो एलएनजी है, जो पाइपलाइन है बेसिकली नेचुरल गैस का, उसको सुएज कैनाल से पास होने दिया। ऐसा नहीं कि कतर को हम भी ब्लॉकेड में लगे रहेंगे और कतर को ब्लॉक करेंगे, हमारे सुएज कैनाल से कुछ पास नहीं होने देंगे। सुएज कैनाल किसके पास है? इजिप्ट के पास है। तो कतर के साथ जो फ्रेंडशिप है वो मेंटेन करके रखा। और कतर ने क्या किया, उन्होंने इजिप्ट में जो इन्वेस्टमेंट था उसको डाइल्यूट करने की कोई कोशिश नहीं किया, मतलब जो भी चल रहा था वो चलने दिया। एंड डिडंट ऑर्डर रिपैट्रिएशन ऑफ 250,000 इजिप्शियन वर्कर्स इन द कंट्री। ठीक है, जब कतर ने भी गुस्सा दिखाया था बाकी सारे कंट्रीज के साथ, जब उन्होंने ब्लॉकेट लगाया था, तो कतर इजिप्ट के ऊपर कुछ नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि इजिप्ट ने कतर को अपना एलएनजी पाइपलाइन पास होने दिया। तो इसके बदले में जो 2,25,000 इजिप्शियन वर्कर्स जो कतर में काम कर रहे हैं, उनको उधर से रिपैट्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो कतर और इजिप्ट के इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सब इनकी डिप्लोमेसी की वजह से है। ठीक है, इनको पता है कब क्या करना है। इन लिबिया it was pushed into a more active role to confront the Tripoli-based administration, but here too it refused to deploy troops in the country. अब लिबिया में भी इन्वॉल्व था। अब लिबिया का प्रॉब्लम आपको डिटेलली अगले स्लाइड में समझाऊंगा, अभी के लिए रहने दीजिए। मेरा कहने का मतलब है इजिप्ट का जो इंटरनेशनल रिलेशंस एक एक कंट्री के साथ कैसे उन्होंने अच्छा किया और क्या मेंटेन करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक, अब दोस्तों रिलेशंस विद टर्की डिस्कस करते हैं। इजिप्ट एंड टर्की के बीच में जो रिलेशंस है वो काफ़ी बुरा रहा है सालों से। एक तो 2013 में जो मिलिट्री कूप हुआ था इजिप्ट में, उसे टर्की खुश नहीं थे, ये तो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा और भी दो मेजर इश्यूज है टर्की एंड इजिप्ट के बीच में। एक है लीबियन इशू, दूसरा है ईस्ट मेडिटेरेनियन इशू। अब ये लीबियन इशू क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप नक्शा देख लीजिए। देखिए इधर आपको इजिप्ट दिख रहा है, इधर आपको वेस्टर्न साइड में लिबिया दिख रहा है। इजिप्ट का जो वेस्टर्न बाउंड्री पूरा लिबिया के साथ है, एक स्ट्रेट बाउंड्री आपको दिख रहा है। लिबिया एंड इजिप्ट के ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ साइड में आपको टर्की दिख रहा है। एक तो इजिप्ट एंड टर्की के बीच में एक इशू है, वो ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में कुछ एनर्जी रिसोर्सेज को लेके है। अब सी में हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस, ऑयल रिसोर्सेस, इसको लेके काफ़ी कंट्रीज के बीच में फाइट होते ही रहता है, जिसमें से दो है टर्की एंड इजिप्ट। वैसे टर्की एंड ग्रीस के बीच में भी है, ईथर एरिया में कुछ हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस या ऑयल रिसोर्सेस फाइंड किया जाता। अब वैसे एक इशू टर्की एंड इजिप्ट के बीच में भी है, वो सॉल्व हो सकता है। दूसरा है लीबियन इशू। अब ये लीबियन इशू का बैकग्राउंड ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं। देखिए लिबिया में सिविल वार चल रहा है पावर के लिए। एक तरफ है फैज मुस्तफ़ा अल सराज का, एक लिबियन पॉलिटिशियन है, उनका गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, वो पावर में आना चाहता है, जिसको यूएन भी सपोर्ट करता है, बेसिकली इसको टर्की सपोर्ट करता है। एंड दूसरी तरफ है फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर का एक पार्टी, ये दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं। अब ये फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर जो टोब्रुक बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, टोब्रुक मतलब लिबिया का एक सिटी है, तो इधर वो बेस्ड है, तो इनकी जो पार्टी है इसको इजिप्ट यूएई जैसा कंट्री सपोर्ट करता है। अब समझ गए ना प्रॉब्लम क्या है, दो पार्टीज पावर में आना चाहता है, दो ग्रुप पावर में आना चाहता है, बेसिकली दोनों ग्रुप को अलग अलग कंट्री सपोर्ट करते हैं, तो इसको लेके दो कंट्री के बीच में प्रॉब्लम्स है। मार्च 2021 में एन इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी वाज फॉर्म दैट ब्रिंग्स टुगेदर द टू राइवल एडमिनिस्ट्रेशन इन वन नेशनल ऑर्डर अंडर इलेक्शंस आर हेल्ड इन दिसंबर दिस ईयर। वैसे मार्च 2021 मतलब 2-4 महीने पहले क्या हुआ था, एक इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप किया था जिसमें दोनों पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, पर ये इतना ठीक गवर्नमेंट नहीं है, एक फ्रजेल गवर्नमेंट है। कॉम्पिटिशन फॉर पावर बिटवीन ट्रिपोली एंड टोब्रुक बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ये दो नाम आप ध्यान दीजिएगा, एक मैंने इधर लिखा नहीं हूं, फैज अल सिराज एक तरफ यह है, दूसरी तरफ है फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर, राइट। अब देखिए और प्रॉब्लम क्या है, लिबियास पीस प्रोसेस डिमांड्स दैट फॉरेन ट्रूप्स लीव द कंट्री। ठीक है, लिबिया ये चाहता है जितने भी फॉरेन ट्रूप्स है वो कंट्री छोड़ के चला जाए।
through the Syrian militants have started leaving, Turkey asserts that its own soldiers have been invited by the government as it's showing no signs of withdrawing them. टर्की क्या बोल रहा है, हमने जो फोर्सेस भेजा हम रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि आप ही ने हम लोग को इन्वेट किया, हम ऐसे नहीं जाएंगे. While Russia insists that withdrawal of foreign troops will be a step-by-step process so that a power balance is maintained. रशिया बोल रहा है वो भी धीरे धीरे करेंगे, एक पावर बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो आप लोग इसे लड़ते ही रहेंगे. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है लीबिया में. समझ में आया आपको. दूसरा, ईस्ट मेडिटेरेनियन में एनर्जी क्लेम से, ये मैंने आपको बता दिया. अभी ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम है, दोनों कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, आगे पता चलेगा क्या होगा. तो बेसिक इशू ये है. अब दोस्तों रीजनल चैलेंजेस क्या क्या इजिप्ट का, ये डिस्कस करते हैं. टर्की के साथ जो इशू है मैंने आपको बता दिया. अब देखिए कुछ नेबर अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी कुछ इश्यूज है. इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है ग्रैंड एथियोपियन रिनेसेंस डैम जो एथियोपिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है नाइल रिवर के ऊपर. इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमने एक अलग वीडियो किया था, हर्षित द्विवेदी नाम के साथ आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, 100% इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. अब देखिए ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ. आपको इधर दिख रहा है ग्रैंड एथियोपियन रिनेसेंस डैम. ठीक है, एक बहुत बड़ा सा डैम है, इसकी जो रिजर्वर का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. ऐसा बोला जा रहा है इसका कंस्ट्रक्शन जब खत्म हो जाएगा ये दुनिया का दूसरा या तीसरा लार्जेस्ट डैम होगा. ठीक है, अब इशू क्या है देखिए, आप इस मैप में देख ही सकते हो, नाइल रिवर का जो डाउन स्ट्रीम है वो सूडान की तरफ जाता है, फिर इजिप्ट में आता है. अब प्रॉब्लम क्या है, इजिप्ट का फ्रेश वाटर सोर्स जो है वो नाइल रिवर है. 95% ऑफ देयर फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट कम्स फ्रॉम नाइल रिवर. ठीक है, अब इतना बड़ा डैम अगर एथियोपिया इधर बनाएंगे तो इनकी जो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा नहीं, तो इसलिए इजिप्ट डर रहा है और एथियोपिया के साथ थोड़ा टेंशन भी चल रहा है. अब इजिप्ट ऐसे चुपचाप नहीं बैठा है, इजिप्ट धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स कर रहा है अफ्रीकन नेबरहुड से विद डिफेंस एग्रीमेंट्स विद द रिंग कंट्रीज अराउंड एथियोपिया. एथियोपिया के सराउंडिंग में जितने कंट्री है उनके साथ वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स कर रहा है, डिफेंस एग्रीमेंट्स बना रहा है, क्योंकि आगे अगर एथियोपिया माने नहीं, इस तरह पानी रोके रखा, अगर कुछ फाइट होना पड़ा तब सपोर्ट के लिए. कौन कौन सा कंट्रीज एथियोपिया के सराउंडिंग में आप देख ही सकते हो, सूडान, उगांडा, बुरुंडी, रवांडा, केनिया जैसे कंट्रीज हैं. अब एथियोपिया भी चुपचाप नहीं बैठा है. दे हैज आल्सो इनिशिएटेड इट्स ओन डिप्लोमेटिक एफर्ट इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका बाय फेमिंग अप टाइज विद सोमालिया, एरिट्रिया, साउथ सूडान. जब इजिप्ट जितने रिंग कंट्री से एथियोपिया का उनके साथ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहा है तो एथियोपिया भी कर रहा है. कौन कौन सा कंट्री के साथ, सोमालिया, एरिट्रिया, साउथ सूडान जैसा, वो भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में. अब ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन सा है, ये जो दिख रहा है ना दोस्तों, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं. इसमें कुछ कंट्रीज आता है, देखिए एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया जैसे कंट्रीज. ठीक है, और साउथ सूडान के साथ भी एथियोपिया जो है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहा है. इन रेस्पॉन्स इजिप्ट ने क्या किया, दे हैज एग्रीड टू बिल्ड ए मेजर डैम एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन टैंजानिया सो दैट लैटर विल कॉम्पीट विद एथियोपिया इन द एक्सपोर्ट ऑफ पावर इन रीजन. ठीक है, टैंजानिया के साथ भी इजिप्ट कुछ प्लान्स कर रहा है, बोला कि टैंजानिया को एक बहुत बड़ा सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना के देगा ताकि टैंजानिया इजिप्ट को सपोर्ट करे. एट द एंड ऑफ जून इजिप्ट रोड टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीकिंग इंटरनेशनल इंटरवेंशन ऑन द डैम इशू. इजिप्ट ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी लिखा है कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन चाहिए, इतना बड़ा डैम एथियोपिया बना रहा है, इसे हमको दूसरे कंट्रीज को भी प्रॉब्लम्स हो सकता है. ठीक है, तो इजिप्ट इतना कुछ कर रहा है रीजनल एरिया में भी. अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, इजिप्ट, इराक एंड जॉर्डान के बीच में एक ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट साइन हुआ था. इट इज क्लियरली एन अटेम्प्ट बाय द पार्टनर्स टू ब्रॉडन देयर रीजनल एंगेजमेंट्स. अब देखिए इन तीन कंट्रीज को अपने अपने रीजनल प्रॉब्लम्स हैं, अपने नेबर्स हैं. जैसे इराक को ईरान से प्रॉब्लम है, ये आपको पता ही है. जॉर्डान को सऊदी अरेबिया से प्रॉब्लम है, क्योंकि जॉर्डान ये विश्वास करता है, रिसेंटली जो जॉर्डान के किंग अब्दुल्ला को रिमूव करने के लिए और उनके हाफ ब्रदर प्रिंस हमजा को स्वेरिन करने के लिए एक अटेम्प्ट हुआ था, उसमें सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है, इसलिए सऊदी अरेबिया के साथ जॉर्डान का जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है. एंड इजिप्ट ये पार्टनरशिप को ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मानता है, इनकी जो ट्रेडिशनल डिपेंडेंस है, काफ़ी सालों से ये सऊदी अरेबिया एंड यूएई जैसे कंट्रीज में डिपेंडेड है. अब ये छोड़ के उनका अपना एक लीडरशिप बनाने में, अपना एक कोalition बनाने के लिए एज एन अपॉर्चुनिटी ये देखता है इस तरह की ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट जो है. Together, the partners constitute a near contiguous landmass with a total population of 150 million. ठीक है, एक बहुत बड़ा लैंडमास बन जाएगा, तीनों अगर मिल जाएगा तो, एंड टोटल पॉपुलेशन 150 मिलियन हो जाएगा. एंड कंसिडरेबल डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी. दे आर लुकिंग एट एक्सटेंसिव कोऑपरेशन इन एनर्जी कनेक्टिविटी, रिकंस्ट्रक्शन एरियाज. मेंबरशिप इज ओपन एंड लेटेस्ट सीरिया एंड लेबनन कुड ऑल्सो जॉइन दिस ग्रुप. तो इजिप्ट का डिप्लोमेसी देखिए, पहले तो इन दो कंट्री को मिलाया अपने साथ, बहुत बड़ा एक लैंडमास बन जाएगा और इनके आपस में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, और एक बहुत बड़ा पावरफुल
पावरफुल पार्टनरशिप बनाने की कोशिश में है। इसके साथ साथ ये मेंबरशिप ओपन है, ठीक है। सीरिया एंड लेबनान भी इस पार्टनरशिप में ज्वाइन होने का प्लान है। समझ गए ना आप? अब दोस्तों हमने इतना कुछ डिस्कस किया इजिप्ट के डिप्लोमेसी के बारे में, इनके इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, उनके प्लान्स के बारे में, एक बहुत बहुत बड़ा पार्टनरशिप बनाने के लिए। पर ग्राउंड सिचुएशन कुछ अलग है। अगर आप ग्राउंड सिचुएशन देखोगे ना, अब तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि इजिप्ट एक बहुत बड़ा सा कंट्री बन गया है जिसको सारे कंट्रीज के साथ रिलेशन है और काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स बना रहा है। पर दोस्तों ग्राउंड सिचुएशन कुछ अलग है। देखिए, वाइल इजिप्ट डिप्लोमेसी हैज ऑलरेडी प्लेस्ड इट इन वनगार्ड ऑफ रीजनल अफेयर्स, इट ऑल्सो फेसेस सीरियस चैलेंजेस। एक तो एथियोपिया के साथ जो ग्रैंड रेनेसेंस डैम का इश्यू है वो तो है, एक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कैसे कैसे एथियोपिया कुछ कंट्रीज को अपने साथ ले रहा है एंड इजिप्ट कुछ कंट्रीज को अपने साथ ले रहा है। ऊपर से ड्यू टू द पैंडेमिक अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड, रिकवरी हैज बीन स्लो, परसेंटेज ऑफ वर्कर्स विदाउट एडिक्वेट इनकम हैज गॉन अप टू 75% फ्रॉम 55%। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 75% हो चुका है। कोरोना वायरस पैंडेमिक से काफ़ी परेशान है, रिकवरी रेट काफ़ी नीचे है। पॉवर्टी रेट इज स्टिल 2% हायर दैन इन 2015। पॉवर्टी रेट कहीं ज़्यादा है 2015 में से अगर कंपेयर करोगे, 6 साल के बाद भी 2% इंक्रीज हुआ है पॉवर्टी रेट। फर्दर डिटोरिएशन इन द इकोनॉमी कुड कंपेल इजिप्ट टू सीक असिस्टेंस फ्रॉम गल्फ स्टेट्स। फिर से उनको गल्फ स्टेट से असिस्टेंस मांगना पड़ेगा। तो कहना यह चाहता है, ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस के पीछे पड़ोगे, इतना डिप्लोमेसी करके घूमोगे, अपना ग्राउंड सिचुएशन भी तो देख लो। कंट्री के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है गवर्नमेंट जो है, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है ना, ग्राउंड सिचुएशन कुछ अलग है इजिप्ट में। पर दूसरों की नज़र से इजिप्ट काफ़ी कुछ पार्टनरशिप बना रहा है, डिफेंस एग्रीमेंट्स बना रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। पर ग्राउंड सिचुएशन ये है दोस्तों। अगेन अंडर द कंट्री स्ट्रिंजेंट काउंटर टेररिज्म लॉज, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिटिक्स आर इन डिटेंशन। इजिप्ट में जो एंटी टेररिज्म लॉज है, इंडिया जैसा नहीं है, उसे 1000 गुना स्ट्रॉन्ग है। 10 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिटिक्स, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे, इतने ज़्यादा सेडिशन लॉज है उधर कि जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हो सबको जेल में डाल रहा है। और एक बड़ा सा प्रॉब्लम है यूएस की तरफ से। इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे जो बिडेन साहब ने यह बोला था कि नो मोर ब्लैंक चेक्स फॉर ट्रम्प्स फेवरेट डिक्टेटर। मतलब यूएस की तरफ से अभी इजिप्ट के लिए इतना कुछ ग्रांट या एड या पैसे या सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। वो ट्रम्प साहब का पॉलिसी था, मेरा पॉलिसी ये नहीं रहेगा। तो ये सब देखना पड़ेगा इजिप्ट को कि प्रेजेंट कंडीशन क्या है, और इनके इंटरनेशनल रिलेशंस भी साथ साथ में मेंटेन करना ही है, वो तो अलग बात है। तो कुल मिला के उधर ये कहना चाह रहा है, इजिप्ट धीरे धीरे वेस्ट एशियन रीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बनते हुए नजर आ रहा है। पर उसके साथ साथ इनकी जो ग्राउंड सिचुएशन है वो काफ़ी बुरा होते हुए नजर आ रहा है। राइट। तीसरा एडिटोरियल है, सर्वेलेंस रिफॉर्म इज द नीड ऑफ द आवर। देखिए, ये आर्टिकल बेसिकली पेगासस स्पाईवेयर इशू से रिलेटेड है। इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। इशू ये है दोस्तों, इसराइल नाम के कंपनी है NSO, इन्होंने पेगासस स्पाईवेयर करके एक स्पाईवेयर बनाया है। ऐसा एलिगेशन है, ये जो कंपनी दुनिया भर की सरकारों को ये भेजता है और सरकार जो है कुछ फोन्स के ऊपर सर्वेलेंस करने के लिए या टैप करने के लिए ये स्पाईवेयर यूज करते हैं। और टैप क्यों करेगा, तो गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कोई उनके अगेंस्ट कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट्स जो है मैक्सिमम ये जर्नलिस्ट के ऊपर काम करते हैं, जो डिसिडेंट्स हैं, जो एडवर्सरीज है, जिनके कारण गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ न्यूज निकल सकता है। तो इन्हीं का फोन्स को ये लोग टैप करते हैं, किसकी सहायता से, पेगासस स्पाईवेयर के सहायता से। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैब ने एक रिविलेशन किया अपनी रिपोर्ट में कि इन्होंने यह बोला 37 फोन्स को टारगेट किया जा रहा है पेगासस स्पाईवेयर की तरफ से, जिसमें 10 जो है इंडियन से बिलोंग करते हैं। अब ये इंडियंस में काफ़ी जर्नलिस्ट भी है, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू जैसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट भी है। यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, 2019 में भी सिमिलर एलिगेशंस हुआ था, यूज ऑफ पेगासस अगेंस्ट जर्नलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। जब वो भीमा कोरेगांव वायलेंस के एल्गार परिषद द्वारा हो रहा था ना, तब भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के अगेंस्ट ये स्पाईवेयर यूज किया करके 2019 में एक एलिगेशन हुआ था, 2 साल पहले। ठीक है, व्हाट इज शॉकिंग हाउएवर इज दैट प्रेस रिक्वेस्ट एंड इन डेमोक्रेसी इज अफोर्डेड ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑन स्पीच एंड प्राइवेसी। देखिए, एक डेमोक्रेसी में प्रेस को 4th पिलर बोला जाता है। अब प्रेस फ्रीडम वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो करीब 142 है आउट ऑफ सम 177 कंट्रीज, तो काफ़ी नीचे है। ऊपर से अगर गवर्नमेंट को इसी तरह स्पाईवेयर के साथ इंफॉर्मेशन भी मिल जाए जर्नलिस्ट से, तो ये अच्छा नहीं होगा, है कि नहीं। प्रेस रिक्वेस्ट ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑन स्पीच एंड प्राइवेसी। अगर प्रेस के पास प्राइवेसी नहीं है,
स्पीच का प्रोटेक्शन नहीं है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। प्राइवेसी एंड फ्री स्पीच आर व्हाट एनेबल गुड रिपोर्टिंग। अगर फ्री स्पीच एंड प्राइवेसी नहीं रहेगा जर्नलिस्ट के पास तो ये अच्छी तरह रिपोर्ट कैसे करेगा? फिर उनको झूठ के ऊपर झूठ बोलना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट को पसंद है वही बोलना पड़ेगा। ये तो नहीं होना चाहिए ना। दे प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट अगेंस्ट थ्रेट ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंटल रिप्रेजल्स अगेंस्ट लेजिटिमेट रिपोर्टिंग। ठीक है, अगर प्रेस फ्रीडम रहेगा ना तो ये जर्नलिस्ट को एक प्रोटेक्शन है बेसिकली अगेंस्ट थ्रेट ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंटल रिप्रेजल्स। कभी कभी क्या हो जाता है, गवर्नमेंट या कोई बड़े 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 प्राइवेट एंटिटीज है, उनके अगेंस्ट कुछ रिपोर्ट, चाहे वो सच भी हो, और लिखने से जर्नलिस्ट के अगेंस्ट एक थ्रेट बन जाता है। अगर जर्नलिस्ट को एक लॉ का प्रोटेक्शन है, बेसिकली है जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन है, जर्नलिस्ट को भी है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू प्राइवेसी, सब कुछ है। पर अगर इसी तरह स्पाईवेयर यूज करके गवर्नमेंट इनके फोन्स को या इनकी जो कम्युनिकेशन जिसको टैप करोगे तो काम कैसे होगा? तो इसी के बारे में इधर बताया हुआ है। हमारे देश के अंदर एक सर्वेलेंस रिफॉर्म होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर बॉडी होनी चाहिए इसी तरह की थ्रेट्स को हैंडल करने के लिए, बेसिकली इसी तरह जो स्पाईवेयर वाला थ्रेट्स को। अब दोस्तों पहले एक टेलीग्राफ एक्ट हुआ करता था दैट रिलेट टू टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस। देखिए काफी पुराना एक्ट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट को ये पावर था किसी भी लैंडलाइन के ऊपर सर्वेलेंस करने का। अगर गवर्नमेंट को ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गया कि वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस, इसके अगेंस्ट अगर कोई काम कर रहा है, ऐसा इंफॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट को मिल गया तो गवर्नमेंट उन पर्टिकुलर फोन्स को सर्वेल कर सकता था। अब रिसेंटली आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट में भी एक क्लॉज है सेक्शन 69। इस सेक्शन के थ्रू भी गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स है, जो टेलीग्राफ एक्ट से भी ज्यादा पावर्स है। अगर गवर्नमेंट को ऐसे लगा नेशनल सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, डिफेंस, ये सब के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है तो उनके ऊपर भी सर्वेल करेगा। ठीक है, बेसिकली उनको मॉनिटर करेगा। पर नो प्रोविजन हाउएवर अलाउज द गवर्नमेंट टू हैक द फोन्स ऑफ एनी इंडिविजुअल, सिंस हैकिंग ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स एंड एप्स इज ए क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द आईटी एक्ट। ये मत समझिएगा गवर्नमेंट किसी के भी फोन को या कंप्यूटर रिसोर्सेज को हैक करेंगे, ये नहीं अलाउड है। ठीक है, आईटी एक्ट के अंदर भी ये लिखा है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है किसी भी मोबाइल सिस्टम को या कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करने का, पर उनके ऊपर सर्वेलेंस कर सकता है। Nonetheless, surveillance itself, whether under a provision of law or without it, it's a gross violation of fundamental rights of citizens. ये बोला जा रहा है ऑथर ये बोल रहा है कि ये सर्वेलेंस नाम की चीज है ना, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है क्योंकि हमारी राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। पर मैं इसको मानूंगा नहीं दोस्तों। देखिए, अगर गवर्नमेंट को किसी भी चीज को पकड़ना है जो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट, ऐसा केसेस है, आपको पता है ना, ऐसे बहुत सारे केसेस होता है। अब गवर्नमेंट के पास सर्वेलेंस का पावर तो चाहिए ना। देखिए, ये सब तब हमें फील होता है जब हमारे रिलेटेड कुछ बात होती है। अब क्या है ना, जितनी भी चीजें हमारी देश में हो रही है वो हमसे रिलेटेड थोड़ी है। हम न्यूज़ पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, बस। अगर हमसे कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर चीज़ को रिलेशन है, हमारे कोई रिलेशन का कोई बंदा कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के वजह से किसी का डेथ हुआ, किसी को प्रॉब्लम हुआ, तब गवर्नमेंट को उन टेररिस्ट को या उन टेररिस्ट को जो हेल्प कर रहे हैं उनके फोन्स तो टैप करना पड़ेगा ना, सर्वेल करना पड़ेगा ना। तो ये सब बैलेंस्ड है, बेसिकली बैलेंस होना भी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है करके बिल्कुल करना ही मत दो। तो गवर्नमेंट काम कैसे करेंगे, अथॉरिटीज, पुलिस फोर्सेस काम कैसे करेंगे? देखिए, वो अलग बात है, तो मेरा परसेप्शन है। इन्होंने ये बोला है ग्रोस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। वेरी एक्सिस्टेंस ऑफ ए सर्वेलेंस सिस्टम इंपैक्ट्स द राइट टू प्राइवेसी एंड एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्टिवली। मतलब ये जो सर्वेलेंस सिस्टम है, सेक्शन 69 की बात ले लो या ऊपर का टेलीग्राफ एक्ट बोलो, जो भी है, ये इंपैक्ट करता है राइट टू प्राइवेसी को। बात तो है दोस्तों, कभी कभी इसका एक्सप्लॉइटेशन भी होता है, गलत इस्तेमाल भी होता है, वो अलग बात है। और दिस इज वायलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 एंड अंडर आर्टिकल 21। इट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम रीडिंग एंड एक्सचेंजिंग अनऑर्थोडॉक्स, कॉन्ट्रोवर्शियल एंड प्रोवोकेटिव आइडियाज। ठीक है, तो जनता को काफ़ी कुछ चीज़ों से ये रेस्ट्रिक्ट करता है ये जो सर्वेलेंस सिस्टम है। अब दोस्तों ऑथर ये कहना चाह रहा है देयर इज ऑल्सो नो स्कोप फॉर एन इंडिविजुअल सब्जेक्टेड टू सर्वेलेंस टू अप्रोच ए कोर्ट ऑफ लॉ। कहने का मतलब ये है, अगर आपके ऊपर सर्वेलेंस हो रहा है करके आपको लग रहा है, आपका कोई स्कोप ही नहीं बनता है टू अप्रोच ए कोर्ट ऑफ लॉ। आप क्या बोल के कोर्ट जाओगे कि आपके ऊपर सर्वेलेंस हो रहा है? बोलेगा जाओ, नहीं हो रहा है, बस काम खत्म। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है इटसेल्फ इज कवर्ड, सीक्रेट नेचर का है, ये बोल रहा है ऑथर। पर देखिए दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कई सारे लॉस है जिसमें कई सारे प्रोविजंस है जो सीक्रेट नेचर का है। ऐसे होना भी चाहिए। ये कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को पकड़ने के लिए जो गलत काम कर रहे हैं। अब जब लॉस बनाएगा तो सभी के लिए इक्वल लॉस ही बनाना पड़ेगा ना, वो भी एक फंडामेंटल राइट है। आप कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को अगर पकड़ना है जो गलत काम कर रहे हैं,
तो ऐसा भी एक प्रोविजन डालना पड़ेगा उसमें। हाँ, ये बात सही है, उसका गलत इस्तेमाल भी होता है। ऑथर क्या कहना चाह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री और जुडिशियल ओवरसीट इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस गिव्स द एग्जीक्यूटिव द पावर टू इन्फ्लुएंस। अगर ये सर्वेलेंस नाम की चीज के ऊपर एक पार्लियामेंट्री लॉ या कोई जुडिशियल ओवरसीट नहीं है, ठीक से ऐसा अनक्लियर रहेगा, तो एग्जीक्यूटिव को एक एडिशनल पावर मिल जाएगा टू इन्फ्लुएंस ऑल क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल्स, सभी को इन्फ्लुएंस करने का। कोई अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है उसके ऊपर सर्वेलेंस करो, जो भी है। तो दिस इज अफेक्टिंग द फ्री स्पीच, फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा है, सही बात है। इन रेस्पॉन्स टू राइट टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट इन 2013 में एक आरटीए डाला था। सेंट्रल गवर्नमेंट had revealed that 7,500 to 9,000 orders or interception of telephones are issued it every month। कि इन्होंने ये बोला करीब 9,000 orders वो लोग पास करते हैं टेलीफोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। उसका रीजंस भी है, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन चलता है, जैसे सीबीआई एनआईए जैसे इन्वेस्टिगेशन करता है, उनको ऑर्डर्स चाहिए होता है इंटरसेप्ट करने के लिए फ़ोन्स को, कुछ होगा सस्पिशियस तब। तो इन्होंने बोला 9,000 तक हम पास करते हैं हर मंथ। However, RTA requests for such information are now denied, citing threats to national security। देखिए, RTA information अगर RTA डालते हैं तो गवर्नमेंट मना करते हैं, ये बोलते हैं कि ये अगर हम रिवील करेंगे ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने ये बोला एनी सर्वेलेंस विच टेक प्लेस हैपेंस थ्रू ए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। गवर्नमेंट यही बोलेगा, गवर्नमेंट बोला जितने भी सर्वेलेंस हम कर रहे हैं वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर ही कर रहा है। ये नहीं बोला कि हम सर्वेलेंस नहीं कर रहे हैं, सर्वेलेंस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई बंदा देश के इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, फ्रेंडली रिलेशंस विद नेशंस, डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहा है, उनके ऊपर सर्वेलेंस तो करना पड़ेगा ही ना। पर ये सब सीक्रेसी में होता है दोस्तों, अब गवर्नमेंट कुछ बोले नहीं बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउएवर द एक्सिस्टिंग प्रोविजंस आर इनसफिशिएंट, ये तो है। ऑथर का कहना यह है जो एक्सिस्टिंग प्रोविजंस है वो इनसफिशिएंट है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव को एक डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ पावर देता है किसी के ऊपर भी सर्वेलेंस करने का। ये हमारी फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, ऑथर का कहना है। सच सर्वेलेंस व्हेन कैरिड आउट एंटायरली बाय एग्जीक्यूटिव कर्टेल्स आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 26। अब आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का फंडामेंटल राइट है, 226 जो है हाईकोर्ट से, ये सेम जो है हाईकोर्ट के पास जब आता है 226 होता है। तो ये बोल रहा है ऐसा सर्वेलेंस जो गवर्नमेंट कंडक्ट कराता है सीक्रेसी में, ये कर्टेल्स आर्टिकल 32 एंड 226, मतलब एम्पावरिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स रेस्पेक्टिवली टू इशू सर्टेन रेट्स एज इट हैपेंस इन सीक्रेट। ये सीक्रेट में हो रहा है, तो ये आर्टिकल 32 एंड 226 को ये कर्टेल कर रहा है। इतना सीक्रेट में हो रहा है, किसी को मालूम नहीं चल रहा है, तो हम क्या बोल के कोर्ट के पास जाएंगे? तो ये ऑथर का कहना है। अब दोस्तों फाइनली एक कंक्लूजन, ऑथर का कहना यह है देयर नीड्स टू बी एन ओवरसीट फ्रॉम अनदर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। एक्जीक्यूटिव को इसी तरह 100% पावर हम नहीं दे सकते सर्वेलेंस के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट एक अनदर ब्रांच क्रिएट करना चाहिए जो ये सारी चीज़ों के ऊपर ओवरसेट करेगा एंड ये इंश्योर करेगा प्रोसीजरल सेफगार्ड्स फॉलो हो रहा है, नेचुरल जस्टिस मेंटेन हो रहा है। सर्वेलेंस रिफॉर्म इज द नीड ऑफ द आवर इन इंडिया। अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बोल रहा है ऑथर, सर्वेलेंस के ऊपर रिफॉर्म्स होनी चाहिए, मतलब चेंजेस लाना चाहिए गवर्नमेंट। जो एक्सिस्टिंग प्रोटेक्शन है वो वीक है, ऊपर से जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल गवर्नमेंट अभी लेके आने वाला है उसमें भी ये सर्वेलेंस के बारे में कुछ लिखा नहीं है। तो ये ऑथर का कहना है सर्वेलेंस रिफॉर्म होना चाहिए। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू में सर्वेलेंस रिफॉर्म होना चाहिए। आपकी पर्सनल सजेशंस, कमेंट्स क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा। मेरी जो कमेंट्स हैं वो मैंने बीच बीच में वीडियो में बोला था। सो इसी से हमारा आज का एडिटोरियल डिस्कशन खत्म हो रहा है। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।